नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। करौंदा का वृक्ष झाड़ीदार होता है। करौंदा के फलों से सब्जी, चटनी, अचार बनाया जाता है। जंगलों, खेत खलिहानों के आसपास कटीली झाड़ियों के रूप में करौंदा प्रचुरता से देखा जा सकता है। आज हम आपको गांव इटावा, भोपजी, जिला रायपुर के प्रगतिशील किसान राजूलाल यादव से मिलवा रहे हैं, जो आंवला के बाग के चारों ओर करौंदा के पौधे बाड़ के रूप में लगाए हुए हैं और इनके फलों को बेचकर अच्छी आय कमा भी रहे हैं। हमारे एरिया में पानी की किल्लत को देखते हुए हमने ये आंवले का बगीचा लगाया था 10 साल पहले। तो इस बगीचे में जो चारों तरफ बाउंड्री है उसमें हम आवारा पशुओं से बचने के लिए हमने चारों तरफ करुंदे के पेड़ लगा दिए। इस किसान ने पानी की कमी के चलते परंपरागत खेती के साथ आंवले का बाग लगाया और बाग को जानवरों से बचाव के लिए करौंदा के पौधे लगाए। ये करुंदे के पेड़ उस समय बिना किसी पैसे के हमें मिले थे सरकारी नर्सरी से आंवले की बाड़बंदी के लिए। तो हमने ये पौधे भी लगा के इनको पाला पोसा। उस समय 32 पेड़ हमने लगाए थे चारों तरफ। अब ये पेड़ बढ़ते बढ़ते 10 साल के हो गए हैं। ये एक दूसरे से काफ़ी गुथ गए हैं। आवारा पशु तो इनमें घुस नहीं सकते, तो आवारा पशुओं से हमारी सुरक्षा हो गई। करुंदे के पौधे की देख रेख करना बहुत आसान है। साल में एक बार इसके नीचे जो कचरा वगैरह जमा हो जाता है, इसके पत्ते वगैरह, उनको निकाल के इसकी गहरी खुदाई कर देते हैं बस एक बार। बिना खाद के ये अपने आप हो जाता है। इसमें जो भी पत्ते इसके जड़े हुए पत्ते हैं उन्हीं से खाद मिल जाती है इसको। इसमें कोई रोग आता नहीं है, ना कोई मच्छर मक्खी वगैरह कुछ भी नहीं होता। इसमें कीड़े भी नहीं लगते, ना स्प्रे की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से की फसल को मेंटेन करना आसान है। एक बार लगाने के बाद इसमें कोई खर्चा नहीं आता। बाद में थोड़ी बहुत ध्यान रखना पड़ता है शुरू में सिंचाई वगैरह का, तो उसके लिए हमने इसमें ड्रिप बिछा रखी है। तो ड्रिप से बहुत ज़्यादा गर्मियों में पानी की आवश्यकता होती है, तो लगभग 15 दिन से एक बार मार्च, अप्रैल और मई के महीने में सिंचाई करते हैं। उसके बाद बरसात के मौसम में पानी देना नहीं होता है और अगस्त सितंबर में इसकी फसल टूट जाती है और अभी इसकी तुड़ाई चालू है। इसके बाद इसको पानी की आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल ही। फिर मार्च अप्रैल में फिर संभालेंगे इनको। और पेड़ अब 10 वर्ष का हो गया, तो एक पेड़ से लगभग 1 क्विंटल प्रोडक्शन इनसे करुंदा मिल जाता है हमें। और बाज़ार में अभी भाव 18-20 रुपए किलो चल रहा है, कभी 25 रुपए किलो भी चला जाता है। तो इस तरह हमारे 32 पौधे हमने लगाए हैं। किसान भाइयों, इस किसान ने आम और गुठलियों के दाम की कहावत को चरितार्थ कर दिया। इनको करौंदा के 10 साल के 32 पौधे से 19 क्विंटल 20 किलो फलों का उत्पादन मिला, जिनको इन्होंने 20 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा। तो इस प्रकार से इनको 38,400 रुपए मिले। साथ ही करौंदा के पौधे लगाने से आंवला के बाग की जानवरों से सुरक्षा भी हुई। बिना किसी खर्च के और बिना ज्यादा मेहनत किए मिल जाती है। बस तुड़ाई में इसमें थोड़ा समस्या रहती है, बाकी कोई खर्चे होते नहीं इसमें। ना खाद उर्वरक देना है, ना कोई स्प्रे करना है, ना किसी जानवर से इसको बचाना है। करुंदे की तुड़ाई में थोड़ा सावधानी से तोड़ना पड़ता है इनको, क्योंकि इसमें बहुत बारीक बारीक कांटे आते हैं हर पत्ते के अंदर। तो तुड़ाई का इसमें थोड़ा समस्या है, तो आराम से तोड़ना पड़ता है इसको, बाकी और कोई समस्या है नहीं। और जो ज़्यादा ऊंचे पेड़ चले जाते हैं उनमें सीढ़ी लगा के तोड़ लेते हैं। आंवले के अलावा ये इनकम हमारी हो जाती है। और इसके साथ ही साथ जो आवारा पशु हैं उन्हें भी ये रोकने का काम करते हैं एज ए बाउंड्री वॉल। जिन इलाकों में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है उन इलाकों में करुंदे की फसल संजीवनी की तरह है, क्योंकि इसमें पानी की बिल्कुल न के बराबर आवश्यकता होती है।
कोई भी किसान भाई जिनके यहाँ पानी की कमी है वो करोंदे की फसल लगा सकता है और इससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकता है, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं और मुझे इस फसल से अच्छा मुनाफा हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं या खरीफ फसलों की कटाई के बाद खाली होने वाले हैं, वे उन खेतों में सरसों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस फसल से भरपूर उत्पादन मिले, इसके लिए बुवाई से लेकर फसल में किए जाने वाले सभी कार्यों को वैज्ञानिक तकनीकों के आधार पर करना होगा, जिसके बारे में जानकारी के लिए कार्यक्रम का यह अंश देखिए। और आज हम आपके बीच में बात करेंगे तोरिया की खेती। देखिए किसान भाइयों, इस समय हम देख रहे हैं कि हमारी बरसात एंड होने को है और ये तोरिया जो ऐसी फसल है जिसको कि हम जो है अल्प अवधि में यानी कि 85 लेकर 90 दिन में हम उगा सकते हैं और उसके बाद में हम गेहूं की फसल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अल्प अवधि की फसल है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। तो इसके लिए जो प्रजातियाँ हैं जैसे JT1 है, जवाहर तोरिया 1 और PT 303, पन तोरिया 303, भवानी है, इन प्रजातियों का हम चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने तोरिया की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि की तैयारी तथा संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। यानी कि जो हमारा समय है उसमें जो है हम 2 फसलें ले सकते हैं जहां हमारे पास सिंचाई के सुनिश्चित साधन हैं। तो सबसे पहले हम खेत की तैयारी करें। खेत को जो है हैरों से, इस समय देख रहे हैं कि किसान भाइयों के खेतों में घास खड़ी हुई है, तो हैरों से जुताई करें और हैरों से जुताई करने के बाद उसमें कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद में पाटा जरूर चलाएं, क्योंकि नमी का संरक्षण करना है। उर्वरक की मात्रा मैंने आपको बताई है, इसमें जो 60 किलोग्राम नत्रजन और 30 से लेकर के 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से लेकर के 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर और 30 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर हम बोने के समय प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, जो नत्रजन है उसकी आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में हमको पहली सिंचाई के बाद में प्रयोग करना है। तोरिया की फसल की उचित वृद्धि और विकास हो तथा उसमें किसी भी प्रकार का भूमि और बीज जनित रोग न आए, इसके लिए आपको बीज का उपचार करते हुए सही समय पर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करनी है, आइए जानते हैं। तो बोने से पहले हम इसका बीज उपचार जरूर करें। तो बीज उपचार के लिए 2 दवाएं हैं, जैसे थीरम और कार्बनडाजिम, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बीज वाले बीज जनित रोग जो है इसमें काफ़ी आ जाते हैं। तो बीज जनित रोगों के बचाव के लिए हमें ज़रूरी है कि पहले हम इसमें जो है बीज शोधन जरूर करें। और बीज शोधन के लिए जो थीरम दवा आती है और कार्बनडाजिम, 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बनडाजिम, दोनों को मिलाकर के हम 1 किलो बीज में दवा मिलाएं और उसके बाद में हम इसको जो है बुआई करें। और इनका जो बीज की मात्रा है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हमको प्रयोग करना है बुआई के समय पर। और जो बुआई करना है, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। हमको इससे बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है उत्पादन अधिक मिलेगा। और तोरिया की फसल अगर हम समय से बो देंगे तो हमारा गेहूं की फसल भी समय से हो जाएगी और एक ही समय में हम जो है 2 फसलें ले सकते हैं, क्योंकि हम 25 दिसंबर के आसपास गेहूं बोते हैं। तो हमें जो लेट सोइंग प्रजातियाँ हैं उनसे जो अधिक उत्पादन हम ले सकते हैं। अगर जैसे जैसे हम लेट होते चले जाते हैं उधर हमारे तोरिया की फसल लेट होती है, जिससे कि हमारा गेहूं लेट होता है और उसका उत्पादन हमें अच्छा नहीं मिलता है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हम 2 फसलें ले लें एक ही समय में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम 15 सितंबर तक इसकी बोनी कर दें। तोरिया की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई प्रबंधन किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। दूसरा, इसमें खरपतवारों के लिए देखिए हम क्यों लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं, तो हम इसमें जो है जैसे हम बिल्डिंगकरण करते हैं तो उस समय भी हम अगर खुरपी से इसके खरपतवारों को निकाल सकते हैं। अगर खुरपी का प्रयोग नहीं करना है या हमारा समय महंगा पड़ता है तो जैसे ही हम बोनी करते हैं, बोने के तुरंत बाद पेंडीमेथ्रिन दवा आती है, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दवा को 500-600 लीटर पानी में मिला करके हम अगर छिड़काव कर देते हैं तो हमारे खरपतवार नहीं जमेंगे। दूसरा ये कि इसमें जो सिंचाई है, इसमें आपके 2 पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक सिंचाई तो हम जो है जैसे हमने 20 दिन पर थिनिंग कर दें और थिनिंग करने के बाद बिल्डिंगकरण जो कहते हैं, हम जो पौधों को दूर करना है और उसको करने के बाद में हम जो है पहली सिंचाई फूल आने से पहले कर दें और दूसरी सिंचाई जब हमारा फलियाँ दाना बन रहा हो उस समय सिंचाई कर दें, तो हमें फिर और आवश्यकता नहीं पड़ेगी सिंचाई की। दूसरा, इसमें जो अगर कोई रोग आता है तो उसके लिए समय समय पर निगरानी करते रहें। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या विभाग, जो भी कृषि विभाग है, वहाँ संपर्क करें। घटते हुए भूमिगत जल स्तर और वर्षा की अनियमितता के चलते प्रदेश में जल संकट गहराता जा रहा है।
इसीलिए किसानों को पानी की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की कार्यविधि, उपयोगिता और इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में, जिसकी जानकारी दे रही हैं एक विषय विशेषज्ञ हेमलता वर्मा। आज आपके सामने सिंचाई की पद्धतियों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ और उसमें से ये बताना चाहती हूँ कि कौन सी सिंचाई पद्धति अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल दिन प्रतिदिन पानी का जल स्तर गिरता जा रहा है और हमारी फसल में जितना हमें पानी देना चाहिए उतना पानी हमें मिल नहीं पा रहा है। तो इस तरह से किसान भाई अधिक लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले परंपरागत कृषि में हम किसान भाई फ्लड इरीगेशन, चेक बेसिन मेथड, फरो मेथड के द्वारा सिंचाई करते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कई किसान भाई ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, जिनको माइक्रो इरीगेशन कहते हैं, इन पद्धतियों का भी उपयोग कर रहे हैं और इन पद्धतियों के कई फायदे हैं, जिसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी देना चाहूँगी। ड्रिप इरीगेशन या ट्रिकल इरीगेशन कहते हैं। इसमें इसका मतलब है कि बूंद बूंद करके पानी देना फसल में। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो ये पद्धति इजराइल द्वारा विकसित की गई है और ये बलुई मिट्टी या यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है उस मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस पद्धति से सिंचाई करने से करीब हमारे 50 से 70% तक जल की बचत की जा सकती है। ये पद्धति यहाँ पर फसल हमने काफ़ी दूरी पे बोई है, पेड़ पौधों जहाँ पर हमारा बागान है या हम सब्जियाँ उगा रहे हैं, उन फसलों में ये विधि तो काफ़ी उपयोगी है और इस विधि का उपयोग करके हम फल बागानों में या सब्जियों में इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि कई किसान भाई पद्धति के द्वारा उर्वरक भी जमीन में दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। सिंचाई के साथ उर्वरक देने की क्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं, क्योंकि अगर हम वैसे उर्वरक देते हैं अपनी खड़ी फसल में तो उर्वरक की मात्रा ज़्यादा जाती है। अगर हम सिंचाई के द्वारा पानी के साथ अगर उर्वरक देंगे तो पानी सीधे पौधे के जड़ क्षेत्र में पहुँचेगा, इससे हमारी उर्वरक की बचत होती है। आजकल कई किसान भाई इसके के साथ हम कीटनाशी भी दे रहे हैं। अगर हमारी ज़मीन में दीमक की समस्या है या कोई ऐसी बीमारी है, जड़गलन बीमारी है, तो दवाइयाँ भी इसके द्वारा पहुँचा रहे हैं। तो इससे भी हमारे सीधे ज़मीन की जो बीमारियाँ हैं उससे भी पूरा अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर हम इस पद्धति का उपयोग करते हैं तो हमारी फसल में जो खरपतवार आ रहे हैं वो भी कम आते हैं। तो इस पद्धति का उपयोग करके हम अपने लेबर की बचत भी कर सकते हैं। ड्रिप विधि में पानी को जल स्रोत से उठाकर फिल्टर द्वारा छानकर HDPE द्वारा PVC पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। घुलनशील उर्वरक व रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना हो तो पंप तथा फिल्टर के बीच में एक टैंक का प्रावधान रख देते हैं। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन तथा कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के मध्य एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पौधे हेतु ड्रिपरों की संख्या एवं क्षमता पौधों की प्रतिदिन जल मांग पर निर्भर करती है। किसान भाई, मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप ड्रिप इरीगेशन उपयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या देखभाल, क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आप पहले किसान भाई अगर यहाँ ड्रिप कर रहे हैं तो किसान भाई ये देख लें कि हमने ड्रिप लगाई है तो उसका जो छेद है वो प्रत्येक पौधे तक जा रहा है। कहीं उसमें पाइप में कहीं छेद बंद तो नहीं है, या पाइप कहीं से टूटी फूटी तो नहीं है, या पाइप कहीं से मुड़ी तो नहीं है। इस बात का ध्यान किसान भाई रखें कि प्रत्येक पौधे में पानी पहुँच रहा है। किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि जो हमारा अंतिम छोर खोलकर पानी 1-2 मिनट यहाँ से बाहर निकलने दें, उसके बाद ही पानी दें। इसमें क्या होता है, इमिटर्स होते हैं जिसको रिसाव द्वार कहते हैं। ये अगर हमारे पानी की में लवण ज़्यादा है तो अगर हम ध्यान नहीं दें तो ये इमिटर्स बंद हो जाते हैं, जिससे पानी प्रत्येक पौधे तक नहीं पहुंचता। तो किसान भाई जब भी अपनी फसल में ड्रिप का पाइप लगाएं तो ये ध्यान दे लें कि हमारे पाइप के जो छेद हैं वो बंद तो नहीं हो गए हैं, उनको ठीक प्रकार से साफ़ कर लें तो पूरे पौधे में पानी जा सकता है। और कई बार किसान भाई अपने ड्रिपर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो चूहे हैं या रोडेंट्स हैं वो उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, पाइप को काट देते हैं। तो किसान भाई जब भी हमारी फसल में पानी नहीं देना हो तो उस पाइप को एक तरफ अच्छी जगह पर रखें, जिससे अपने पाइप को नुकसान ना हो। किसान भाई
हमारे राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन या मोबाइल रेनगन इरिगेशन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। कोई विशेष वर्ग के लिए ये योजना नहीं है, समस्त किसान भाई इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए अपने ज़िले के या अपने ब्लॉक के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि अधिकारी से मिलना होगा और इसके लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, फॉर्म वगैरह भरना होगा। उसके बाद हम इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए किसान भाई ड्रिप इरिगेशन के लिए 80% या 40,000 रुपये जो भी राशि हो वो अनुदान के रूप में दी जाती है। अगर ये लेना चाहते हैं, ये सिंचाई प्रणाली अपनाना चाहते हैं तो अपने निकटतम कृषि विस्तार केंद्र KVK या अपने जो भी जिले के ग्राम सेवक हैं उनसे मिलके इस जानकारी का पूरा लाभ उठा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनोपरिधि की आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर नारायणपुर, बस्तर, राजनांदगांव और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। मध्यम वर्षा भी हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। धान की फसल में 50 से 60 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की टॉप ड्रेसिंग करें और टॉप ड्रेसिंग के समय 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक पानी न हो। धान की फसल में खैरा रोग के नियंत्रण हेतु जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और 2.5 किलोग्राम भुजा हुआ चूना 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल पर झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर सूडोमोनास 10 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। जीवाणु जनित झुलसा रोग धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद अगर पत्ती के किनारे वाला ऊपरी भाग हल्का पनीला सा हो जाए तो इस दशा में पोटास 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग लाभकारी होगा। धान की फसल में गंगई कीट लगने पर 5 से 10% अधिक देहली स्तर पर किसान भाई कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 18 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर अथवा थायोमिथाक्साम 25 WG की 100 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तना छेदक किसानों के खेत में धान की फसल पर सूखा तना, सूखी बालियां देखा गया जो खींचने पर आसानी से बाहर निकल जा रहे हैं। इस दशा में इसके नियंत्रण हेतु रेनेक्सपियर की 150 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय मक्का की फसल में रस चूसक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। इस समय मिर्च और टमाटर में रस चूसक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 170 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। पशुशाला की नियमित सफाई करते रहें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर तथा साफ एवं ताजा पानी जरूर दें। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम परियट, जिला जबलपुर के कृषक महेश सिंह ने। यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले मृदा जनित रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं।
तो महेश सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज अपन बात करेंगे भूमि जनित विभिन्न प्रकार के जो कवक हुए और जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में। तो जो जितनी भी कवक जनित बीमारियां हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किसानों को परेशान करती हैं और जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं वो है भूमि जनित बीमारियां। भूमि जनित जो बीमारियां होती है वो फसल होती है उसकी प्रारंभिक अवस्थाओं में ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। किसान भाइयों, मृदा जनित रोगों द्वारा फसलों में भारी नुकसान होता है और कभी कभी तो समय पर इन रोगों का नियंत्रण नहीं करने से पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। किसान सब्जियों के बीज महंगे दामों पर खरीदकर नर्सरी में लगाते हैं और इस आर्द्र गलन रोग के कारण सब्जियों की पौध नष्ट हो जाती है। जो प्रमुख भूमि जनित बीमारियां हैं उसमें काली जड़ है, तना गलन है, जड़ गलन है और जो डैम्पिंग ऑफ या जिसको आर्द्र गलन बोलते हैं, ये प्रमुख बीमारियां हैं। ये सब्जियों में आर्द्र गलन सबसे प्रमुख है और जो जड़ गलन है, तना गलन है या काली जड़ है और जिसको सूखा गलन भी बोलते हैं, सूखा गलन आता है। तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये हैं भूमि जनित। तो इन बीमारियों के जो कवक होते हैं वो हमेशा भूमि के अंदर रहते हैं। जब भी उनके जो होस्ट है, जो फसलें हैं, उनकी जड़ें उनके बीजाणु के संपर्क में आती है तो उनका गुणन शुरू हो जाता है और गुणन शुरू होने के बाद में वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और जड़ों के माध्यम से या तो तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या फिर जड़ों को खराब करके या गड़ा या सड़ा के पूरे पौधे को ही खत्म कर देते हैं। जब ये फसलें नहीं रहती, जिसको अपन ऑफ सीजन बोलते हैं, उस समय जो ये कवक होते हैं, इनके जो बीजाणु होते हैं या जो जिसको स्पोर बोलते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर जो मर्तोब जीवी की तरह रहते हैं। मर्तोब जीवी का मतलब हो गया कि ये सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ही अपना रहन सहन करते हैं और जब भी फसल की जड़ें या जब भी किसान फसल लगाते हैं और उनकी जड़ें निकलना शुरू होती है तो उनके जड़ों पे आक्रमण करके ये धीरे धीरे उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता रहता है और किसानों को हर साल ये जो बीमारियां ये परेशान करती है। तो इनके रोकथाम के लिए सबसे जो प्रमुख विधि है वो बीजोपचार ही है। इसलिए किसान जब भी फसल लगाएं तो ये भूमि जनित जो बीमारियां हैं सब्जियों में, जैसे डैम्पिंग ऑफ है और अन्य जो तिलहनी, दलहनी और खाद्यान्न फसलें हैं उनमें जड़ गलन है, तना गलन है या काली जड़ है, तो इनके रोकथाम के लिए हमेशा बीजोपचार करें। इसके अलावा किसान भाइयों, आप रोगों के नियंत्रण के लिए 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 100 किलोग्राम गोबर या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर प्रयोग करें। इसके साथ ही आप कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर ड्रेंचिंग करें ताकि इस रोग का समय पर नियंत्रण किया जा सके। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।